हेलो एवरीवन, चलो फटाफट आ जाओ। आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, आज क्या हो गया? अब आओ, नेक्स्ट पोर्शन में आएंगे हम लोग, और वो है 1, 2 और 3। ये तीनों सेंटेंस एक बार देखो तो। यस, आ गया कृष्णा सिंगल। चलो, महात्मा गांधी इज बिलीव्ड टू डिवाइड इंडिया। बेटा ये गलत है। क्यों? सुनो, ये माना जाता है कि महात्मा गांधी ने इंडिया को डिवाइड किया था। भाई डिवाइड तो पहले किया ना, बाद में ना हमें सोच लगा यार क्या कर दिया इन्होंने। यानी कि पहले उन्होंने डिवाइड किया, बाद में हम बिलीव किए कि यार उन्होंने डिवाइड किया। ये जो एक्शन है ये सेकेंड एक्शन नहीं है। अगर सेकेंड एक्शन होता तब ये 2+ वर्ब के बेस फॉर्म पे होता। ये पहला एक्शन है, याद रखना बेटा। इंफिनिटिव है 2+ वर्ब का बेस फॉर्म, तो हमें 2+ वर्ब का बेस फॉर्म नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमें ये फर्स्ट एक्शन के रूप में दिखाना है और ये सेकेंड एक्शन के रूप में दिखाना है। तो फर्स्ट एक्शन को दिखाना है तो हम 2+ वर्ब का बेस फॉर्म से काम नहीं चला सकते। फर्स्ट एक्शन है तो हमें इसका पास्ट चाहिए, यानी कि इन्फिनिटिव का हमें परफेक्ट इन्फिनिटिव चाहिए, जो है टू हैव प्लस V3। ये है टू हैव डिवाइडेड इंडिया। फिर से ध्यान से देखो नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस इज क्लेम टू सर्वाइव द एयर क्रैश। भाई पहले पेज नंबर पूछ रहे हो, पेज नंबर है आपका 165। भाई पहले वो सरवाइव कर गए, उसके बाद पूरे दुनिया में ये क्लेम होने लगा कि हाँ वो सरवाइव कर गए हैं, वो देखे गए हैं। यानी ये बाद में क्लेम हुआ है ना, यानी कि वो जिंदा थे कि मर चुके थे वो तो पता नहीं, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा था। तो क्लेम बाद में किया ना, पहले तो एयर क्रैश होगा फिर ना कोई क्लेम करेगा। एयर क्रैश के पहले कोई थोड़ी क्लेम करेगा। एयर क्रैश के पहले तो सबको पता था कि हाँ वो जिंदा थे, है ना। यानी जब फर्स्ट एक्शन की बात होगी तो टू हैव सर्वाइव्ड द एयर क्रैश होगा। यानी अगर इन्फिनिटिव वाला भाग पहले हुआ है, इन्फिनिटिव वाला भाग पहले हुआ है, तो बेटा वो परफेक्ट इन्फिनिटिव में होगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखो आप। बेटा कॉम्प्रिहेंशन हम ऐसा कराएंगे ना अंकुश कि आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं है। अब एकदम शांति से पढ़ो, मैं सब कुछ कराऊंगी। पीपल रिपोर्टेड टू सी एलियंस। बेटा पहले एलियंस को वो देखेंगे, फिर जाकर रिपोर्ट करेंगे कि भाई हमने एलियंस को देखा है। इसीलिए पहला एक्शन टू हैव प्लस V3 यानी पास्ट यानी परफेक्ट इन्फिनिटिव होगा। चलो क्लियर हो गया? मुझे 2-3 सेंटेंसेस बना के दिखाओगे अब आप लोग। पहले आप ट्रांसलेशन करके दिखाओगे, उसके बाद ही मुझे लगेगा कि हाँ समझ में आया। और याद रखना आपको इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव दोनों का स्ट्रक्चर का मैं क्वेश्चन दूंगी। पहला है हिंदी में, जिसको हिंदी रीड करना नहीं आता है सुन लो। उसने दिल्ली जाने से मना कर दिया। दूसरा, उसने इस बात का खंडन किया कि वो दिल्ली कभी गया भी था। अंकुश कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ो तो सही, ठीक है, आप पढ़ो तो सही। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो केडी लाइव के यूट्यूब चैनल से कुछ स्पोकन की वीडियोस तो देख लो, ठीक है, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से ज्यादा समझ में आ गया। एनीवे, इससे भी आपको मैं ट्रांसलेशन इसमें इसीलिए करा रही हूं
ताकि आप समझो कैसे बनाना है। उसने ये बात स्वीकार की कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। बिट्टू, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, मुझे व्हाट्सएप करो। ओके, मैं समझ गई बिट्टू। तो मुझे व्हाट्सएप करो, ये प्रॉब्लम के साथ अपना नंबर व्हाट्सएप करो। उसने दिल्ली जाने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड। बेटा, मना पहले किया, बाद में जाना या नहीं जाना होता ना। ही रिफ्यूज टू गो टू दिल्ली। आप देखो ध्यान से, पहले उसने मना किया, उसके बाद जाना या नहीं जाना था। ठीक है, आपने टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिया। अब आओ, उसने इस बात का खंडन किया कि वो दिल्ली गया भी था। यानी खंडन बाद में करते हो, पहले जाना या नहीं जाना वो पहले था। तो खंडन करने का इंग्लिश होता है डिनाई, और सेकेंड फॉर्म डिनाइड। ये बाद में खंडन किया, और दिल्ली जाना या नहीं जाना ये तो फर्स्ट एक्शन होता ना। टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कभी भी गया है अगर ये लगाना चाहते हो, टू हैव एवर गॉन टू दिल्ली। ही डिनाइड टू हैव एवर गॉन टू दिल्ली। देखो बेटा, आप लोग टेंस बना रहे, ही डिनाइड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली। साकेत, तुमने एकदम सही बनाया, लेकिन जानते हो तुम टेंस बना रहे। He denied that he had ever been to Delhi. Very good. लेकिन गलती कर रहे हो ना। क्या गलती पता है? मैं नया स्ट्रक्चर सिखा रही हूं और तुम लोग टेंस में ही बिजी हो अभी तक।
उसने ये स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। बेटा स्वीकार तो बाद में करते हैं, और जब कोई गुनाह स्वीकार करते हैं हम तो कन्फेस्ड वर्ड आता है, और हत्या पहले किया। टू हैव थर्ड फॉर्म चाहिए, मर्डर्ड हिज वाइफ। आप चाहते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगा के तीनों कर सकते थे आराम से। हिमांशु, डिनाइड तब होता है जब किसी बात की सच्चाई से खंडन करते हो। मना कर रहे हो तो रिफ्यूज कर रहे हो। अच्छा देखो, स्वीकार किया, एग्रीड लगा रहे हो। बेटा एग्रीड, कोई गुनाह को एग्री करते हो तो वो कन्फेस हो जाता है। एग्री का मतलब राजी होना। जैसे मैं कहूंगा दिल्ली जाने के लिए राजी हो गया, ही एग्रीड टू गो टू दिल्ली। ये समझ में आया? मैं एक नया स्ट्रक्चर सिखा रही हूं। आप पुराना पास्ट परफेक्ट में लटके रहोगे तब तक कहां चलेगा। देखो 4, 5, 6 एग्जाम का क्वेश्चन देख लो। हम्म, चलो, he denied to have been there। बेटा वही तो हो गया, he denied to have been, he denied to have been to Delhi, वही जो नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, आई रिमेंबर मीट हिम। नहीं, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप सीधा लिख दो आई रिमेंबर मीटिंग हिम। क्यों? क्योंकि रिमेंबर ऐसा वर्ड है जिसके बाद जेरेंड आता है। नहीं तो अगर मैं परफेक्ट इंफिनिटिव के हिसाब से सोचूं तो बेटा पहले उसने याद नहीं किया, पहले वो मिला है, उसके बाद उसे याद आया। ठीक है, नेहा सागर, बेटा है लेकिन बहुत बुरी हालत में है वो। ठीक है, मतलब इतनी भारी बेइज्जती हो तो उससे अच्छा इंसान आत्महत्या कर ले, वैसे सिचुएशन में है, इसीलिए बता दिया मैंने आपको। आई रिमेंबर टू हैव मेट हिम 5 years ago। आई रिमेंबर, मुझे याद है, मैं 5 साल पहले मिली थी, मुझे याद है। देखो फर्स्ट एक्शन है ये, याद तो अब है ना, और मैं 5 साल पहले मिली थी, ये फर्स्ट एक्शन है। देखो, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ हिम टू हैव लॉस्ट द बैटल। बेटा अनफॉर्चुनेट तो बाद में होता है ना, जब आप हार जाते हो तब। तो टू हैव लॉस्ट बिल्कुल सही है। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ हिम टू हैव लॉस्ट द बैटल। बैटल पहले लूज कर गया। चलो, अब नरेशन अगर आप पढ़े हो तो ये 5 क्वेश्चन देख लो, और नरेशन नहीं पढ़े हो तब भी इसको देखो और वो समझो, वो मैं अभी समझाऊंगी।
अनफॉर्चुनेट का मतलब सुजल, दुर्भाग्यशाली की बात हो रही है। देखो मैं समझाती हूं आपको। ही सेड नो, आई विल नॉट डू इट। बेटा जब वो बोला है, उसके बाद वो काम करेगा या नहीं करेगा, ये सेकेंड एक्शन। तो ही रिफ्यूज्ड टू डू इट। ठीक है। हाँ। पहले उसने मना किया कि नहीं करेगा। ही सेड नो, आई हैव नॉट डन इट। उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया है, नहीं मैंने नहीं किया है। यानी एक बात बताओ, पहले ये काम हुआ, फिर उसने खंडन किया ना, तो होगा ही डिनाइड, बाद में खंडन हुआ। टू हैव डन इट। देखो अगर सेकेंड एक्शन में है वो तो इंफिनिटिव में रहने दो, और अगर वही पहले हुआ है तो उसको परफेक्ट इंफिनिटिव बना दो। ओके बिट्टू, मैं देख लेती हूं। इसको अपने बुक में सही कर लेना जरा। रिफ्यूज्ड फर्स्ट एक्शन है और डू सेकेंड एक्शन है। सब मैं वो कॉपी पेस्ट मारने के चक्कर में मेरा नोट्स गड़बड़ कर दिया है, पूरा एडवर्ब में ही किया हुआ है ये। हाँ अब हुआ ना। क्या हुआ, तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ? वही वही प्रॉब्लम था ना। हो गया। ही सेड, पहले वो बोला आई विल डू इट, बाद में करेगा। ही एग्रीड टू डू इट, यानी जो पहला एक्शन है पहले एग्री किया है वो, उसके बाद वो करेगा, ये सेकेंड एक्शन है ना। फिर आओ, ही सेड यस आई हैव डन इट। उसने कहा हाँ ये काम मैंने किया है ना। उसने कहा हाँ ये काम मैंने किया है। ही एडमिटेड, एडमिटेड का मतलब है कि पहले उसने एडमिट किया, नहीं उसने बाद में एडमिट किया, पहले वो काम खत्म कर चुका था, है ना। देखो मैं जान रही हूँ पीडीएफ में ठीक है, ये किताब जो मैंने बनवाया ना, फिर से इन लोग बिल्कुल रद्दी तरीके से काम करता है। मतलब सब ऊपर वाला कॉपी एंड पेस्ट मार दिया, सब में एक साथ कॉपी एंड पेस्ट मार दिया। कितनी बार कोई करेक्शन करेगा अपने बुक्स में। हमें था कि अब मेरा बुक पूरा एरर फ्री हो गया है, फिर इसके अपने रद्दी तरीके से करने के चक्कर में मेरा फिर एरर आ गया। देखो ही सेड यस आई हैव डन इट, यानी कि बाद में वो स्वीकार कर रहा है, पहले तो उसने किया है, वैसे ही बाद में वो स्वीकार कर रहा है, पहले तो उसने गुनाह किया है। यानी एडमिटेड या कन्फेस्ट किया है ये बाद में किया है, पहले उसने गुनाह किया है। टू हैव डन इट, टू हैव कमिटेड द क्राइम। देखो
हो गया? चलो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट। कोई बात नहीं पूजा, आगे पढ़ो। 5:45 में क्लास शुरू हुआ पूजा। मेरे गुनाह को कबूल करता है, करना इज जो मैंने आपको बताया, कन्फेस। चलो अब एक काम करना, क्योंकि लता मंगेशकर का डेथ हो चुका है, इसीलिए अब इस नाम को चेंज कर दो। है ना? अच्छा रहेगा, ऐसे ये चलेगा। ऐसा नहीं कि गलत हो गया सेंटेंस, लेकिन इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज कर जाओगे। हालांकि चलता। अब सुनो ध्यान से, फिर से वापस चलो, ये जो मैंने आपको बताया। एक बात बताओ, कन्फेस किया उसने, गुनाह कबूल किया, काम खत्म। और गुनाह किया था, वो भी हो चुका, दोनों खत्म है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक्शन खत्म नहीं हुआ है, ये एक्शन इसके होने तक जारी रहे? ऐसा भी तो हो सकता है ना? मतलब ये जो एक्शन है, मतलब मैं जो कह रही हूं, देखो ध्यान से, मेरा कहने का मतलब है कि लता मंगेशकर इज सेड, यानी कि ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि वो बचपन से गाते आ रही है। यानी जब कहा गया, ये कहा जाता है, इसे तो मैंने सोनू निगम कर दिया ना, कहा जाता है मतलब ये माना जाता है। यानी ये जो गाने का काम है ये अभी तक जारी है। कब तक? जब तक कहा जाता है, यानी अभी प्रेजेंट तक। ठीक है? बॉलीवुड इज बिलीव्ड, बिलीव्ड मतलब ये माना गया, माना जाता है कि ये भाई भतीजावाद करते आ रहे हैं काफी समय से। अब ये बताओ, करते आ रहे हैं, लेकिन ये अभी तक तो कंटिन्यूड है, जब माना गया तब तक तो कंटिन्यूड है। यानी ये जो फर्स्ट एक्शन है ना, ये पहले खत्म होके नहीं खत्म हो गया, ये अभी तक, जब तक ये सेकेंड एक्शन फाइनाइट वर्ब आया है तब तक जारी था। ठीक है? फाइनाइट वर्ब तक जारी था, उसको हम कहते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव, नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। ठीक है? यस बिट्टू, मैंने भेज दिया था आगे, समझ में आया? परफेक्ट कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, यानी कि ये तब तक जारी था जब तक ये हुआ, ये यहां तक जारी था, ये अपने आप खत्म, पहले खत्म नहीं हो गया, बल्कि इस समय तक जारी था। अब मैं आपको दो सेंटेंस दूंगी, जहां पे परफेक्ट इंफिनिटिव आएगा और जहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव आएगा, वो करके मुझे दिखाना। उसने ये कबूल किया कि उसने आतंकवादियों की सहायता की थी। अब बेटा प्लीज, अब हमें टेंस मत सिखाना, जो सिखा रही हूं उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, उसने ये कबूल किया कि वो पिछले 10 सालों से
आतंकवादियों की सहायता कर रहा है। पहला में देखो फर्स्ट एक्शन फिनिश्ड था और दूसरा में फर्स्ट एक्शन कंटिन्यूड है तब तक जब तक उसने वो काम किया, उसने कबूल किया। हो गया, वेरी गुड। देखो आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि अब हमें टेंस इस्तेमाल नहीं करना है। अब आप ये नहीं कहोगे ही कन्फेस्ड दैट ही हैड हेल्प्ड द टेररिस्ट। अब वो भूल जाओ, वो सही है। ही कन्फेस्ड, कन्फेस बाद में किया, दैट ही हैड हेल्प्ड पास्ट परफेक्ट। मैं कह रही हूं मुझे आप बना के दिखाओ। भाई उसने कबूल किया, ये खत्म है। आतंकवादियों की सहायता की, वो भी खत्म था। तो मैं कहूंगी he confessed to have helped, to have plus verb का थर्ड फॉर्म, the terrorists। हो गया खत्म। देखो कुछ लोग टेंस टेंस करते हो, टेंस नहीं, अभी हमको टेंस नहीं पढ़ना। अब फिर सुनो नेक्स्ट। उसने ये कबूल किया कि वो पिछले 10 सालों से आतंकवादियों की सहायता कर रहा है। यानी जब कबूल किया ना तब तक कर रहा है। सौरभ वेरी गुड। ही कन्फेस्ड, कन्फेस कर लिया। टू हैव बीन प्लस V1 ING हेल्पिंग किसको? द टेररिस्ट्स for last 10 years। है ना? देखो समझ में आया? निधि टेंस के अकॉर्डिंग भी आपका सही नहीं बेटा। ही कन्फेस्ड होगा, एग्रीड नहीं। दैट ही हेल्प टेररिस्ट नहीं होगा, दैट ही हैड हेल्प टेररिस्ट होता। हो गया? चलो अब आगे
जो मैंने आपको पढ़ा दिया पहले वही देख लो, क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आपको। 3 पढ़ाया है, इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव, तीनों का आपको पढ़ा दिया मैंने। क्या स्ट्रक्चर देख लो तीनों का। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव प्लस V3, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव टू हैव बीन प्लस V1 ING, है ना। अब आती हूं मैं लास्ट पोर्शन में, बेयर इन्फिनिटिव में। बेटा बेयर इन्फिनिटिव का पूरा यूसेज अब मूड चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम ऐसे वर्ब्स पढ़ लेते हैं जिन वर्ब्स, यस, इसका मतलब है इन्फिनिटिव कंटिन्यूअस में भी है, इन्फिनिटिव परफेक्ट में भी है ना। अब सुनो, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कैसे वर्ब्स, लेट, सी, वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस, हियर, फील, बिड, हेल्प एंड मेक। मेक का इस्तेमाल पॉजिटिव वर्ब के रूप में। अगर ये वर्ब मेन वर्ब के स्थान पर आ जाए तो जो सेकेंड वर्ब होगा वो इन्फिनिटिव नहीं लेगा, वो बेयर इन्फिनिटिव लेगा। जैसे अगर मैं कहूं मुझे जाने दो, कैसे बोलूं, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। बताओ, ये 2 सेंटेंस बना के दिखाओ तो पहले मुझे। बिट्टू फर्स्ट एक्शन तो कन्फेस करना हो गया, तभी तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखें, परफेक्ट में रखे। सेकेंड एक्शन है कन्फेस करना। पहला हेल्प किया उसने, उसके बाद उसने कन्फेस किया, तो कन्फेस वाला परफेक्ट या परफेक्ट में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यस, मुझे जाने दो। आप लिख रहे हो लेट मी गो, यानी लेट ऐसा वर्ब है जिनके बाद टू गो नहीं लगा रहे हो, आप वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे हो। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, नहीं दिया यानी पास्ट इंडेफिनिट, ही डिड नॉट लेट मी। पढ़ना का इंग्लिश है स्टडी, यानी लेट के बाद वर्ब का सेकेंड जो वर्ब आ रहा है उसके बाद वो वर्ब के बेस फॉर्म में है। जरा देखो इसमें लेट है, सबसे पहले लेट, ठीक है। आप देखो इसी में लेट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, लेट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आया। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जो ऐसे वर्ब्स है, ये जरा एक बार चेक करो तो, क्या ये किसी और भी लिस्ट में था क्या? ये सारे वर्ब्स किसी और भी लिस्ट में थे क्या? देखो तो, जल्दी सोच के बताओ, जल्दी बताओ, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। हाँ, काजल बोल रहे हो जी मैम, सुजल भी कह रहा है जी मैम, लेकिन एक बताओ कहाँ है, कौन से वर्ब थे, ये तो बताओगे मुझे, कौन कौन से वर्ब थे जो किसी और लिस्ट में भी थे, और किस लिस्ट में थे ये बताओ। हाँ, विशाखा गलत बोल रहे हो आप, इसी चैप्टर में किसी लिस्ट में था। स्टेटिव वर्ब वगैरह कहां पहुंच गए आप, इसी चैप्टर के किसी और लिस्ट में था। नहीं कुंदन, स्टेटिव वर्ब की बात ही नहीं कर रही हूं मैं।
इसी चैप्टर के किसी, यस वेरी गुड राहुल, जेरेंड में, बहुत सही बेटा, जेरेंड वाला देखना, जिसके बाद जेरेंड आता है आप पाओगे उसमें भी सी था, उसमें भी वॉच था, उसमें भी ऑब्जर्व, नोटिस, हियर, फील, ये 4-5 वर्ब्स तो थे ही। वेरी गुड हिमांशु। यानी इनमें से कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद, जैसे कि ये इतना पोर्शन तो जरूर है ना, इनके बाद अब मुझे पंगा आ रहा है कि भाई इनके बाद यहां कह रहा है बेर इंफिनिटिव लगाओ, पीछे आपने पढ़ाया कि इनके बाद जेरेंड लगाओ, तो मुझे क्या पता कब क्या लगेगा, है ना। ठीक है, तो पहले आप इतना तो देख लो कि बिड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, बिड में तो कोई पंगा नहीं, है ना। हेल्प के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है बेटा, हेल्प के साथ तो इंफिनिटिव लगा दो, बेर इंफिनिटिव लगा दो, दोनों चलेगा। नोटिस के साथ ये वर्ब का बेस फॉर्म लगाए हो, नोटिस के बाद आपने जेरेंड भी बताया हुआ है ना। अब ऐसा कैसे, कब नहीं, इंफिनिटिव में नहीं था, ये जेरेंड में था अंजलि, और बेर इंफिनिटिव में। इसका मतलब है, देखो पहले तो हेल्प बकवास है, हेल्प के साथ तो कुछ भी लगा लेते हैं। अब आओ यहां पे, अब आपको समझाऊंगी मैं ऐसा क्यों हुआ। 1 से लेकर 5 तक करो। संदीप याद रखना पड़ेगा बेटा, अब कहोगे कैसे याद रखे, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना सही होता चला जाएगा। जल्दी देखो फटाफट, फिर मैं समझाती हूं। चलो सुनो, आई हर्ड हिम शाउटिंग, मतलब मैंने उससे चीखते हुए सुना था, यानी जब मैंने सुना ना तब वो चीख रहा था। दोनों एक्शन एट द सेम टाइम, याद है ना। जेरेंड क्या था, पहला एक्शन तब हुआ जब दूसरा हो रहा था, तभी तो ये कॉन्टिन्यूअस V1 ING का एहसास हो रहा है। दूसरा सुनो, आई हर्ड हिम रिंग द बेल ट्वाइस, बेटा पूरी पूरी 2 बार घंटी बजी थी, पूरी पूरे 2 बार घंटी बजी थी। इसका मतलब है कि एक्शन का कंप्लीशन पे जोर है, एक्शन के कंप्लीशन पे जोर है ना। तब आप वर्ब का बेस फॉर्म लगाए, और अगर मैं कहूं मैंने सुना था वो चीख रहा था, तब हम ING पे जोर दे रहे हैं। अब अगर किसी ने कहा, मान लो कोई बूढ़ा आदमी आपके परिवार का कोई बूढ़ा सा सदस्य है और गायब है, नहीं मिल रहा है, तो आपको टेंशन होगा। अगर कोई व्यक्ति खाली ऐसे कह दे आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, तो आपकी तो जान ऐसे ही निकल जाएगी कि भाई रोड क्रॉस कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी ने मार दिया। इसका मतलब है वो व्यक्ति ने क्या कहा, मैंने देखा था उसे रोड क्रॉस करते हुए, मैंने देखा था उन्हें रोड क्रॉस करते हुए, ये कॉन्टिन्यूस का एहसास करा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहेगा ना भाई उस तरफ देख लो जाके, क्योंकि मैंने उनको सेफली रोड क्रॉस करके करते हुए देखा था, यहां पे ये कंप्लीशन ऑफ द एक्शन पे जोर है। ठीक है ना, यहां पे एक्शन के कंप्लीशन पे जोर हो, वही 5-6 वर्ब्स जो मैंने कहा था आपको, ठीक है ना। यही 5-6 वर्ब्स में अगर आपके एक्शन के कंप्लीशन पे जोर हो, तो इनके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाइए, और गोइंग ऑन का एहसास कराना है तो वर्ब का ING फॉर्म लगाइए। चलो मैं देती हूं आपको 2-3 सेंटेंस बनाकर, देखो तो।
नेक्स्ट आओ। मैंने उसे रोते हुए देखा था। आई सॉ हिम। बेटा जब मैंने देखा तब वो रो रहा था, क्राइंग। देखो गोइंग ऑन एहसास हुआ। लेकिन आपको कब पता चलेगा कि धोनी का तो यार फाइनेस्ट मैच ऑफ हिज करियर मैंने देखा आज, जब मैच खत्म होगा तब ना। अगर आप कहोगे मैंने धोनी को खेलते हुए देखा, तो आई सॉ धोनी प्लेइंग, लेकिन फाइनेस्ट मैच ऑफ हिज करियर तब पता चलेगा जब अंतिम बॉल फेंका जाएगा तब, है ना। फाइनेस्ट आपको मैच तब दिखेगा। इसका मतलब आई सॉ धोनी प्ले। आप एंड आप ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हो, द फाइनेस्ट मैच या द बेस्ट मैच ऑफ हिज करियर। यानी जब एंड पे जोर हो, काम खत्म हो गया पूरा, इस पर जोर है। दो दो बार पूरी पूरी घंटी बजी, इस पर जोर है। मैंने सेफली उसको रोड क्रॉस करते हुए देख लिया था। सेफली का मतलब ये हो गया पूरा रोड क्रॉस कर लिया तब देखा आपने, तब तक देखा आपने। यानी एक्शन कंप्लीशन पे जोर है, तब बेर इन्फिनेटिव, और नहीं तो जेरेंड होगा। ठीक है, अब आओ। इतना ज्यादा आपको टेंशन भी नहीं है यार। वॉच के बाद हमें आईएनजी चाहिए, नहीं मिला तो वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिया बस, है ना। राइट, देख रहे हो क्वेश्चन कितना आसान आता है। हम तो आपको बहुत डिफिकल्ट लेवल तक उठा के ले जाते हैं। ठीक है, ये जो आपको समझाया था वो यहां पे। अब इस पोर्शन पे आओ। आई हैड रादर स्टे एट होम। ये देखो, या एक काम करें, इसको यहीं तक छोड़े, आज वो कैप कर लेते हैं आगे, क्योंकि एक क्लास तो मुझे और चाहिए ही चाहिए। किसी को पूरा खत्म करा दे आज। मत खत्म करो आप लोग, है ना, ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। हमने MAL से पूरा खत्म कर लिया था। अब देखो हमें 36 से करना था ना। नेक्स्ट क्लास में जेरेंड खत्म करा देंगे। उसके बाद आपका जेरेंड खत्म होने के बाद पार्टिसिपल बचेगा ना, और मूड बचेगा। हाँ, पार्टिसिपल, मूड और कॉजेटिव वर्ब और इन्वर्जन बचेगा ना। चलो तो एक काम करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में जेरेंड खत्म होने के बाद कोशिश करूंगी मैं मूड स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है ना। चल 33 फिनिश कर लिया है मैंने। हाँ बिल्कुल, MAL खत्म कर दिया था बेटा, पूरा 36 तक फिनिश कर दिया था। क्राई और वीप पे डिफरेंस क्या है कोमल? बेटा क्राई का मतलब होता है जैसे जोर जोर से रोना, आवाज करके। वीप मतलब सिर्फ, ठीक है सतीश, इसलिए तो मैंने रोक दिया बेटा कि आज मैं आपको ज्यादा नहीं कराना चाहती। ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, ये चैप्टर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। अब बाद में कर लेना अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन लगे तो।
पहले सबसे आसान आसान चीजें जो है ना वो इकट्ठा कर लो, ठीक है। नहीं बेटा कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको लिस्ट याद रखना पड़ेगा संदीप, उसको प्रैक्टिस करना है। तब हिंदी का जो मेरा स्पोकन बुक है उससे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर लो ना, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। नितिन रुको ना यार, काहे टेंशन ले रहे हो तुम, सब कराऊंगी मैं। आप या तो वॉल्यूम 1 या आपका क्लास नोट्स जो भी आपके पास है उसके सारे चैप्टर्स कराऊंगी। इनफैक्ट आप लोग का है ना सिलेबस भी लगा दिया गया होगा, पहले ही क्लास में कुछ सिलेबस मिल गया होगा, अब देख लो सिलेबस में जो है वो सब कराना मेरा काम है। चलो सुनो, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। बेटा कैरेट का मतलब गाजर होता है, स्टिक मतलब छड़ी, यानी देखते हो जानवर को जो अच्छा काम करते हैं उनको किसान वगैरह गाजर खिला रहे होते हैं, और काम नहीं करता है तो छड़ी से पिटाई होती है, उसी को कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। आप प्राइवेट जॉब में जाना नहीं चाहते, क्यों पता है? बिकॉज ऑफ दिस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो सीधा निकाल दिया जाओगे, फायर कर दिए जाओगे, वो पसंद नहीं है ना। सो यू डू नॉट लाइक private jobs because of carrot and stick policy which is applicable there. Come to the next one, come in handy. बेटा handy का मतलब जो हाथ में आ जाए, right? तो come in handy का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो आपके हाथ में आ जाए। देखो पहले हमारे समय में इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी होती थी, है ना, इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी होती थी, और वो डिक्शनरी बेटा वॉल्यूम 1 का वोकैब हम ऑलरेडी करवा चुके हैं अर्पिता, हम यूट्यूब में करवा दिए थे, अभी हमने 3 खत्म कर दिया उसमें, और वो हाइड हो गया, वो पेड में चला गया। अब आगे का जो करवाऊंगी वो भी 48 आवर्स में हाइड हो जाता है, आपको पता ही है। कम इन हैंडी का मतलब जो हाथ में आ जाए। हाथ में क्या आ सकता है आपका? हमारे समय में इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी होती थी, नाउ यू हैव दिस डिक्शनरी विच कम्स इन हैंडी, विच कम्स हैंडी मतलब जो बहुत आसानी से हाथ में उपलब्ध हो जाता है, टू टर्न आउट टू बी यूजफुल व्हेन नीडेड। क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है, आपको जब भी जरूरत पड़ता है क्या करते हो, उसको खोल के उससे मीनिंग देख लेते हो। सो कम इन हैंडी मीन्स दैट इज अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ठीक है। राजकुमार kdpublication.com में चले जाओ। जानते हो पहले आपको मैं बताती हूँ, आज से कितने साल, 2007-8 की बात बता रही हूँ आपको, हम लोग एक पॉकेट डिक्शनरी आता था, वो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी आता था, उसको लेके जाते थे क्लास में, क्योंकि इतनी मोटी किताब लेकर जा नहीं सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी आता था। अब उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी में भी कई बार गलत मीनिंग दिया रहता था, मतलब मीनिंग भी बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं होता था, ठीक है। तो मतलब मीनिंग एकदम एग्जैक्ट नहीं होता था, बिल्कुल राउंड अबाउट मीनिंग दे देता था कई कई, क्योंकि हिंदी में उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। अब जैसे क्या था ना, एक बार 40 विंग्स का, नहीं 40 विंग्स तो हो ही नहीं सकता था उसमें, कैट नैप का मीनिंग दिया था उसमें खुमारी के साथ सोना। अब खुमारी क्या होता है तो पता नहीं, तो मेरा एक टीचर फंस गया, खुमारी के साथ सोना बोल दिया उसने। अब स्टूडेंट अड़ गया, खुमारी के साथ सोने का मतलब होता है कि बहुत साउंड स्लीप लेना, कैट नैप का मतलब तो होता है झपकी लेना। बस दोनों के आपस में हो गया कि नहीं मैं सही हूं, मैं सही हूं, बल्कि स्टूडेंट सही था उस मामले में। तो ऐसे ऐसे डिक्शनरीज होते थे। आजकल क्या है कि आपको एक वर्ड का मीनिंग चाहिए, गूगल में करो, सब डिक्शनरी खुल जाता है ना। सो कम इन हैंडी का मतलब जो आपके हाथ में आ जाए, क्योंकि वो इजिली अवेलेबल होता है। डिग द ग्रेव, बेटा ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र, कब्र खोदना। अब कब्र किसी का कब खोदते हैं भाई? जब उसको दफनाना हो, मतलब भाई पहले से माइंड मेकअप है कि इसकी तो मैं हत्या करूंगी, है ना, इसलिए पहले से कब्र खोद लो, नहीं तो उसको गाड़ेंगे कैसे। इसका मतलब किसी की बर्बादी के लिए प्लानिंग करना, टू डू समथिंग दैट विल सीरियसली हार्म और रुइन समथिंग और समवन, ठीक है। स्टूपिड हटाओ। डिग द ग्रेव का मतलब होता है किसी के लिए कुछ गलत करना जो सीरियसली उसको हार्म करे, है ना। डाई इन हार्नेस, बेटा हार्नेस वो है जो घोड़े के ऊपर सीट होता है ना, वो होता है हार्नेस। तो जब घोड़े पर बैठा बैठा कोई व्यक्ति मरता था तो इसका मतलब होता था कि भाई वो सैनिक है और
देश की सेवा में मर गया, तो इसलिए राजा का कुछ कर्तव्य बनता है उसके लिए, बिकॉज ही हैज डाइड इन हार्नेस। पेपर सॉल्यूशन फिनिश मतलब सतीश, सीजीएल का पेपर मैंने अभी 10 ही 9 या 10 करवाया था, उसके बाद मैंने रोक दिया था। आप सुनो, डाई इन हार्नेस का मतलब हुआ टू डाई वाइल इन सर्विस। ठीक है, टू डाई वाइल इन सर्विस, इसका मतलब कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना। जैसे इंदिरा गांधी मरी थी, अपने कार्यकाल के दौरान मरी थी। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन मैं पूरा थोड़ी विश्वास कर लूंगी तुम्हारी बात का। टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज नॉट कंप्लीटली ट्रू और राइट। अब जैसे हमारे नेतागण बड़े बड़े दावे कर देते हैं, यार ठीक है, बिलीव देम, ट्रस्ट देम, बट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब सारी बात एकदम एग्जैक्टली नहीं होगा पूरा, ये आप मान के चलो। सो ट्रस्ट देम बट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई, और इसका एक और फ्रेज है टू किक द बकेट। मरने का 2 इडियम है, टू गिव अप द घोस्ट और दूसरा टू किक द बकेट। ठीक है, नेक्स्ट आओ। और मरने के बाद कहां जाते हैं हम लोग? 6 फीट अंडर। हालांकि हिंदूज को जलाया जाता है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश जितने भी इडियम्स होंगे अंग्रेजों के बनाए हुए इडियम्स होंगे ना बेटा, तो 6 फीट अंडर का मतलब ही हो गया 6 फीट नीचे, यानी डेड एंड बरीड। अगर किसी के बारे में पूछा कि वो कहां है आजकल, ही इज ऑलरेडी 6 फीट अंडर, तुम्हें पता भी नहीं है ना। इसका मतलब है कि मर भी चुका, बरीड भी हो गया, अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है। एंड कई बार कहते हैं मरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरी दुनिया में जाते हैं, है ना बेटा। चीटर वर्ड भी गलत है कोमल, याद रखना, है ना। ये कह सकते हो द चीट्स डिग देयर ओन ग्रेव, है ना। नाउ सी, ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड का मतलब दूसरी दुनिया में, यानी कि मरने के बाद, आफ्टर डेथ। ठीक है, जिसको हम लोग आफ्टर लाइफ भी कहते हैं। आफ्टर डेथ का मतलब इस लाइफ के बाद, आफ्टर लाइफ, ये भी होता है। डच एक्ट, बेटा डच लोग का मैंने बताया था, बहुत ही डच से रिलेटेड सारे इडियम्स में नेगेटिव मीनिंग है, क्योंकि अंग्रेज बहुत दुष्ट होते हैं। ये लोग कोशिश यही करते हैं कि ऐसा कुछ बेइज्जती किया जाए कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग याद रखे। तनिषा बेटा, आज रात में ही मेंस का बैच, मैथ्स का और इंग्लिश का दोनों का रिलीज हो रहा है, इस मेंस को टारगेट करते हुए। डच एक्ट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, यानी कि आत्महत्या करना। एंड डच ट्रीट, यार जो लोग पैसे वाले नहीं होते, कंजूस होते हैं या लिच्चड़ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं चलो हम लोग खाने चलेंगे, लेकिन हम लोग शेयर करेंगे। 1000 का बिल होगा तो 500 देंगे। ये क्या है? वो डच ट्रीट होता है, यानी जब जितना खर्च हुआ उसमें आप बिल को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी में चले। डच करेज, करेज का मतलब जो करेज पीने के बाद लोगों में आता है ना। अब इस पेज का पहले हम रूट दिखा दें।
देख लिया। चलो सुनो, सुपरसीड का मतलब क्या है? अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई आदेश पास कर दिया, कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगा जिसके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ, कहां जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट क्या करेगी? अगर मान लो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ये फैसला रॉन्ग है, तब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है वो तो निरस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला उसके सुपर है, क्योंकि वो उससे सुपर क्या है? कोर्ट है। सो सुपर सीड का मतलब होता है उसके सुपर होना और उसको निरस्त करके उसकी जगह लेना। और सुपर सीड में याद रखना SEDE है, स्पेलिंग मिस्टेक भी 3-4 बार आ चुका है CED करके। सो सुपर सीड का मतलब है टू रिपील एंड टेक इट्स प्लेस। टू रिपील यानी कि उसको हटाना, या फिर टू मेक इट नल एंड वॉइड। ठीक है, खाली रिपील को ही हटा रही हूं मैं बस। तो रिपील के जगह पे होगा टू मेक इट नल एंड वॉइड एंड टेक इट्स प्लेस। नल एंड वॉइड का मतलब होता है निरस्त करना। अब आओ सुपरसीलियस। भाई अपने आप को तुम बहुत सुपर समझ रहे हो, जब अपने आप को तुम बहुत सुपर समझते हो ना, तो आप सुपरसीलियस हो जाते हो, मतलब घमंडी। देखो घमंडी सिनोनिम देखो क्या क्या है? हॉटी, एरोगेंट, ऑन हाई हॉर्स, कंसीटेड, वेन। देखो ये सब है घमंडी का। घमंडी का मतलब होता है जो अपने आप को बहुत सुपर समझता है। तो सुपर समझने वाले हो गए कौन? सुपरसीलियस। एंथ्रो या एंथ्रोपो कहीं दिखाई दे समझ जाना मानव है। और पोडिया से वर्ड बना है पॉइड यानी पैर। एंथ्रोपॉइड वो होते हैं जिनके मानव की तरह पैर होते हैं। एंथ्रोपॉइड वो होते हैं इरिवोकेबल। बेटा तुम तो एडजेक्टिव लगा रहे हो, मैं तो वर्ब की बात कर रही थी। ठीक है, रिवोक सिनोनिम है रिपील का। एंथ्रोपॉइड का मतलब होता है जिनके पैर मानव की तरह है। यानी कौन कौन होंगे? हायर प्राइमेट्स। देखो ना, जैसे चिंपैंजी, मंकीज, वही तो हायर प्राइमेट्स है। इसलिए हायर प्राइमेट्स में कौन आएंगे? चिंपैंजी, एप्स, है ना, ये होंगे हायर प्राइमेट्स में। उनके पैर इंसान की तरह होते हैं, इसलिए 2 पैर पे उछल लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी। सो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हुआ मानव शास्त्र, यानी कि जो साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, निंदरथल और बहुत ओल्ड एज के मैन के बारे में जो पढ़ते हो ना, वो पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी में। एम्बी डेक्स्ट्रस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बी? बोथ। डेक्स्टर मतलब राइट हैंड, जब मेरे दोनों हाथ राइट हैंड की तरह काम करे, यानी मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ, दोनों हाथों से इक्वली एफिशिएंट हूं, तो मैं एम्बी डेक्स्ट्रस हूं। ठीक है, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इजली। ठीक है, नेक्स्ट आओ एम्बी। अभी मैं एम्बी में ही हूं, जहां पर भी एम्बी दिखे समझ जाना टू की बात है, एम्बियंस को छोड़कर। Val has come from the word feelings. Ambi मतलब both। यहां पर भी एम्बी का मतलब बोथ है, लेकिन एम्बियंस में बोथ मीनिंग नहीं दे रहा है। चलो
एक मिनट रुकना बेटा। चलो एम्बिगुअस में आते हैं, अब सुनो ध्यान से। अच्छा सॉरी, एम्बियंस में आते हैं, सुनो ध्यान से। एम्बियंस का मतलब बेटा, एम्बी मतलब बोथ होता है, लेकिन एम्बियंस का मतलब यहाँ बोथ नहीं है। यहाँ पे एम्बियंस का मतलब है कि नियर अबाउट जो एनवायरमेंट होता है ना, उसको एम्बियंस कहते हैं, यानी इमीडिएट एनवायरमेंट। जैसे मैं ये रेस्टोरेंट में पहुंची हूं, यहाँ के एम्बियंस कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एम्बियंस का मतलब हो गया अ फीलिंग और मूड एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, यानी आसपास का, है ना। यानी कि एम्बियंस का मतलब एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कहूंगा यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, इसका मतलब वही इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। लेकिन अब मैं आती हूं एम्बी में, जो एग्जैक्टली मीन करता है बोथ। अगर मैं किसी एक स्टेटमेंट को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूं, कई बार होता है ना, नेता लोग कुछ भाषण देते हैं और फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। क्यों ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एम्बिगुअस स्टेटमेंट दे दिया था। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो इक्वली आप दो तरीके से समझ सकते हो। वोकल मतलब वॉइस, ये वोकल कॉर्ड होता है ना, यहां से जो बात निकलती है वोकल, वही वॉइस हुआ। तो एम्बी का मतलब हुआ बोथ, और यहां पे क्या है, इक्वी वोकल, यानी सेम, इक्वली दो तरीके से समझ सकते हो। कभी होता कि नहीं नहीं इसने ऐसा बोला है, कि भाई मैंने ऐसा नहीं बोला है, आपने जो बोला है उसका दो मीनिंग निकल रहा है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम है। अगर एम्बिगुअस बात है तो वो इक्वी वोकल होगा। इसका एंटोनिम होगा यूनिवोकल। यूनि का मतलब होता है एक, जिसका सिर्फ एक मीनिंग निकले वो यूनिवोकल, जिसको हम अनएम्बिगुअस कहते हैं, ठीक है ना। एम्बिवेलेंट, कई बार ऐसा होता है जैसे स्कूल छोड़ते हो आप, आपको रोना भी आ रहा होता है और आपको खुशी भी होती है कि यार मैं कॉलेज जाऊंगा। तो आप उस समय कैसा फील करते हो? यू फील एम्बिवेलेंट। बेटा परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज करना। यहां कहां कंफ्यूज हो रहे हो जरा बताओ तो? ये कंफ्यूजिंग नहीं है ना। एम्बिगुअस एडजेक्टिव है, परप्लेक्स, बिविल्डर, ये सब वर्ब है। चलो, एम्बिवेलेंट का मतलब हो गया जब दो तरह के बिल्कुल अपोजिट टाइप ऑफ फीलिंग आपके दिल में होता है। हैविंग और शोइंग वेरी डिफरेंट फीलिंग्स, जैसे कि लव एंड हेट, जॉय एंड सॉरो, अबाउट समवन और समथिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और डिस्टेंट का मतलब दूरी। तो इक्वी डिस्टेंट हुआ समान दूरी पे, समान दूरी पे देखो। और इक्वानिमिटी का मतलब क्या हुआ? कि आपका जो बिहेवियर है ना इक्वल रहता है। बहुत टेंशन में भी आप कूल बिहेव करते हो, बहुत खुश होते हो तो भी बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं मचा देते हो। यानी इक्वानिमिटी का मतलब हो गया काम इमोशंस, खासकर जब आप प्रेशर से या टेंशन या किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो व्हेन डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स और प्रेशर। देखो समझ में आया? देखो सब में इक्वी है, और अभी इक्वी वोकल यूनि वोकल तो हम कर ही चुके, है ना। अब आते हैं इक्विलिब्रियम और इक्वी पॉइस। बेटा पॉइस से याद रखो ना पोजीशन। अगर मैं कोई चीज इक्वल पोजीशन में रख दूं तो ये बैलेंस बना रहेगा ना। इक्वल पोजीशन में नहीं रखूंगी तो कभी इधर होगा कभी इधर होगा।
वही तो है। इक्विपॉइस का मतलब हुआ इक्वली इन पोजिशन, यानी इक्विलिब्रियम, कि इधर भी नहीं झुक रहा है, इधर भी नहीं झुक रहा है। इसका मतलब है इक्विपॉइस और इक्विलिब्रियम, और एक और वर्ड होगा, नहीं दिया यहां पे, हाँ, स्टेबिलिटी नहीं है यहां पे। ये तीनों सिनोनिम है, इक्विलिब्रियम, इक्विपॉइस एंड स्टेबिलिटी, यानी बैलेंस्ड। देखो, ठीक है। और इक्वल बनाना, इक्वेट, यू कैन नॉट इक्वेट मदर्स लव विथ एनी वन एल्स। इक्वेट मतलब बराबर, बराबरी करना। यस, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हैज ग्रेट इक्वानिमिटी, बिल्कुल सही कर रहे हो आयुष। सो इक्वेट इज बराबरी करना, है ना। टू से दैट टू थिंग्स आर इक्वल, यानी इक्वल करना इज इक्वेट। बेटा हम लोगों ने 15 तक कर लिया है, याद रखना। चलो आज इतना ही रहने दो।